So, hello and welcome back, students, to the next class of offer and acceptance. जहां पर हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिनसे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। और आज हम कुछ छोटे पॉइंट्स और एक फुल फ्लेजेड टॉपिक डिस्कस करेंगे और कोशिश करते हैं इस चैप्टर के अंत तक पहुंचने की। आइए आज हम अपना पहला पॉइंट चालू करते हैं, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए दोस्तों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? होता तो ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है, बट व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वो हैं जो एक तरीके के प्रिंटेड फॉर्म में इनका मैटर फिक्स होता है। इनमें टर्म्स एंड कंडीशंस एक के बाद एक अपने आप प्रिंटेड मैनर में दी जाती है। जनरली आप क्या करते हैं, जब एक्स और वाई दो पार्टीज आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं तो उसमें दोनों का निगोसिएशन का दौर तो चलता है कि भैया आप एक्स क्या भाव देंगे, नहीं नहीं ये भाव लगाइए वगैरह, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जहां दोनों पार्टीज को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। ये एक बहुत ही बेसिक सी बात है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें एक पार्टी जैसा चाहती है वैसा ही दूसरा पार्टी को अग्री करना पड़ता है। कोई एक पैसे का, एक पॉइंट का भी डेविएशन नहीं आ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए? क्यों भैया, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आप किसी बैंक के पास में जाते हैं तो बैंक आपसे काफी सारे फॉर्म साइन करवाती है, काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन करवाती है जो कि एक प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है। क्या आप वहां पर बैंक को बोल सकते हैं आई डोंट वांट दिस कंडीशन, आई डोंट लाइक दिस कंडीशन नंबर 6, इसे रिमूव कर दीजिए? बैंक कहेगा नहीं भैया, खाता खोलना है तो एज इट इज सारी कंडीशंस आपको माननी होंगी, नहीं तो आपको खाता खोलने को नहीं मिलेगा हमारे बैंक में। यस, so if you want to be one of our customers and if we want to be your bank and you yourself, if you both are entering into a contract to open up a bank account wherein bank would open up your account and would be servicing you, और आप बदले में उसके यहाँ पर अपना अकाउंट खोल रहे हैं, पैसे रख रहे हैं, यस, तो वहां पर बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको एज इट इज साइन करना पड़ेगा। उसमें कोई डेविएशन नहीं हो सकता, जो कि बैंक ने एक स्टैंडर्ड तरीके से सेट कर दिया है। प्रिंटेड फॉर्म्स, कोई डेविएशन नहीं। आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एज इट इज माननी पड़ती है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म पे, टर्म्स एंड कंडीशंस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे एज इट इज साइन करना पड़ता है आपको या नहीं? सो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप ऑनलाइन कोई अकाउंट खोलते हैं फेसबुक, गूगल का, तो उसकी आई अग्री का सीधा एक बटन मिल जाता है आपको, आई अग्री। यस, तो उस आई अग्री का जो बटन है उस पे आपको सीधा या तो हाँ बोलना होता है, आई एक्सेप्ट। आपके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप गूगल के साथ में बैठ के निगोशिएट करने लग जाएं, नहीं मुझे ये चीज पसंद नहीं आई है, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट देखिए, नो निगोशिएशन, आपको उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो गया, प्रिंटेड फॉर्मेट में एज इट इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी का अपर हैंड होता है, दूसरी पार्टी को पहली पार्टी की बात माननी ही पड़ती है। देयर कैन नॉट बी एनी डेविएशन फ्रॉम दैट स्टैंडर्ड स्टेप्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। सो दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। आई बात समझ में? तो अभी आगे जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी रोल आने वाला है, वहां भी आपको समझना पड़ेगा। यस, आइए आगे देखते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कई बार कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं
जो कि हमें सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त या बनाने से पहले ही कम्युनिकेट कर देनी चाहिए। ये जो स्पेशल टर्म्स हैं ये हमें सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय या बनाने से पहले ही कम्युनिकेट कर देनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में यदि आप उन स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट करते हैं तो फिर उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है और वो सामने वाली पार्टी उससे बाउंड नहीं होती है, क्योंकि आपने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त फिर तो मतलब ये हो जाएगा कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स। ठीक है। Regarding the communication of special terms of the contract as contained in a ticket, receipt और standard form of documents या standard form of contracts, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। What are standard forms of contract? जिसमें negotiation का कोई scope नहीं होता है, एक पार्टी का upper hand होता है, दूसरी पार्टी के ऊपर printed form में होता है करीब करीब, और मानना ही पड़ेगा आपको, वो स्टैंडर्ड में उससे कोई डेविएशन नहीं चलेगा। ठीक है। सो रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज कंटेन्ड इन अ टिकट। यस, आप जब कभी भी मान लीजिए कोई एरोप्लेन का आप टिकट ले रहे हैं या रेलवेज का टिकट लेते हैं या बस का टिकट लेते हैं, तो उस टिकट के संदर्भ में, उस ट्रैवलिंग के संदर्भ में कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस होती है या नहीं होती है? यस। और स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जब भी आप गूगल का कोई अकाउंट साइन करने की कोशिश करते हैं तो आई अग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, यस, ऐसा कुछ आता है या नहीं आता है? आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट या कंडीशंस, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशंस। जब आप इस पे क्रॉस चेक करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका अकाउंट खोलने से पहले ही आपका ध्यान उन लाइसेंस एग्रीमेंट की टर्म्स ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। जब आप उस पर क्रॉस चेक करेंगे इसका मतलब है कि हाँ, यू आर अवेयर अबाउट द टर्म्स ऑफ दीज लाइसेंस एग्रीमेंट, तभी ये नेक्स्ट बटन आपका एक्टिवेट होता है और आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप उस पर कितना ही क्लिक कर लें वे उसका कोई वो आगे आपको अगले स्टेप पे लेके ही नहीं जाएगा जब तक कि आपने इसको टिक मार्क नहीं कर दिया है दैट आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट। ये अलग बात है कि हमें उन टर्म्स ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट या फिर उन प्रिंटेड स्पेशल जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि हमें सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट करनी होती है, इससे रिलेटेड क्या बेसिक बात है? वो पहली बात तो है कि आपको उन टर्म्स एंड कंडीशंस के प्रति सामने वाली पार्टी का ध्यान कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त या उससे पहले ही ध्यान दिला देना है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद आप बोलेंगे अब आपको ये, आपके ऊपर हम ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी इंपोज कर रहे हैं, तो फिर वो सामने वाली पार्टी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। बात समझ में आई? यस, कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त या उससे पहले सामने वाली पार्टी को वो स्पेशल टर्म्स कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब सामने वाली पार्टी का बस आपने ध्यान दिला दिया है कि भैया ऐसी कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, भले ही सामने वाली पार्टी ने उनको पढ़ा नहीं है, वो भी अपने आप में फिर भी बहुत कहलाएगा कि आपने सामने वाली पार्टी को स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस कम्युनिकेट कर दी हैं। समझ में आया? वापस बताता हूं, आपको सामने वाली पार्टी को क्या बताना है कि भैया इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये कब बताना है? कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय या उससे पहले ही सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट कर देना है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद नहीं बताना है कि आपके ऊपर ये स्पेशल टर्म्स भी एप्लीकेबल होंगी। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही, ताकि उसकी कंसेंट जो आए वो फ्रीली आए, एक तरीके से जबरदस्ती ली गई कंसेंट थोड़ी है, या कि बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले अब क्या आपको ये इंश्योर करना है कि वो उसने सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसने ध्यान से समझ ली, देख ली? नहीं, आपका काम तब भी हो जाएगा जब आपने केवल उसका ध्यान आकर्षित कर लिया कि सर ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं जो आप पे लागू होगी। ठीक है।
जब मान लीजिए वो बंदा इस पे टिक करता है तो इसका मतलब है उसे ध्यान है, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं जो कि उसका उत्तरदायित्व होता है पढ़ने का। यस, आपका उत्तरदायित्व केवल उन स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ ध्यान दिलाने का है। आधे से ज्यादा लोग, आधे क्या 95% से ज्यादा लोग इन टर्म्स एंड कंडीशंस के लाइसेंस एग्रीमेंट के लिंक पे क्लिक करके पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाते हैं, फिर भी वो उन पे बरोबर एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, आपने उनको ध्यान दिला दिया कि ऐसी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अब ये उसका हेडेक है कि उसने उठा के पढ़ी, सही में क्लिक करके देखी, समझी या नहीं। यदि उसने टिक मार्क कर दिया कि हाँ मतलब मेरे ध्यान में आ चुकी है, पढ़ा नहीं पढ़ा ठीक है, मेरे ध्यान में है कि मेरे ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगी, और नेक्स्ट बटन दबा दिया, या फिर वो बैंक वाली स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस के पेपर पे साइन कर दिया। कोई भी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने उनका ध्यान दिलाया, भले ही उन्होंने पढ़ा नहीं हो, वो उनके ऊपर बरोबर एप्लीकेबल हो जाएंगी, प्रोवाइडेड आपने कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही उनका ध्यान उन स्पेशल कंडीशंस की तरफ आकर्षित कर लिया। ये दो बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। यस, तो व्हाट आर स्पेशल टर्म्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस? तो भैया कुछ कई बार क्या होता है, आप किसी रेलवे का या फिर एरोप्लेन का या बस का टिकट खरीदते हैं, उसके पीछे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस छपी हुई होती है। आपका उत्तरदायित्व क्या है कि एक तो पहले कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले बताना है, बाद में बताया काम नहीं आएगा, और दूसरा आपका कोई ऐसा काम कर लेना है जिससे आप ये बोल सकें हमने इनका बता दिया था कि ऐसी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हमने इनका ध्यान आकर्षित उस तरफ कर लिया था। इतना यदि आपने कर लिया, आप गलती बाहर, ये मान लिया जाएगा कि आपने सामने वाली पार्टी को स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में अवगत करा दिया था। तो आइए, the more important rules adopted by the courts are as follows. The more important rules adopted by the courts are as follows. Number one, if the acceptor or the promisee had no knowledge of the special terms before or at the time of the contract, जो बात मैंने बोली थी, बिफोर या तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय, बिफोर और एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इफ द एक्सेप्टर और प्रोमिसी, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, यस, वाई ने उसे एक्सेप्ट किया, तो ये हो गया एक्सेप्टर, यस, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वैसे ही ये प्रोमिसर और ये प्रोमिसी बन जाते हैं या नहीं। तो समझ में आया क्यों एक्सेप्टर और प्रोमिसी वर्ड यूज लिया गया। इफ द एक्सेप्टर और द प्रोमिसी, यानी कि वाई की बात कर रहे हैं, हैड नो नॉलेज ऑफ स्पेशल टर्म्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द एक्सेप्टर। बाद में ध्यान दिलाया हुआ कोई काम का नहीं, पहले ही ध्यान दिलाना पड़ेगा। ये फर्स्ट रूल जो मैंने बताया था क्लियर हो गया रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स। यदि आप कोई स्पेशल टर्म्स अप्लाई करना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेके, तो वो पहले या बनाते समय, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले या बनाते समय सामने वाले को कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, उसकी नॉलेज में आ जानी चाहिए, अदरवाइज दे आर नॉट बाइंडिंग अपॉन दी एक्सेप्टर। ठीक है, एक केस लॉ है, इतना आपको केस का नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ये वाले केस के लिए। बाकी केसेस जो लैंडमार्क केस हैं मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। ठीक है, द प्लेंटिफ बॉट अ स्टीमर टिकट, यानी कि एक जहाज का टिकट लिया। प्लेंटिफ मतलब जो कि जिसने केस किया है। देखिए, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, प्लेंटिफ जो अग्रीव्ड पार्टी था जिसका कोई नुकसान हुआ, यस, जो कि कोर्ट में जाके और केस फाइल करता है प्लेंटिफ, और जो उस केस को डिफेंड करता है डिफेंडेंट। यस, तो प्लेंटिफ ने एक टिकट लिया, स्टीमर टिकट, यानी कि एक जहाज का टिकट, which bore on its face the words, जिसके ऊपर लिखा हुआ था डबलिन टू व्हाइट हेवन, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए दिल्ली टू मुंबई, एक तरीके से या तो ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब ऑन द बैक ऑफ द टिकट सर्टेन स्पेशल टर्म्स वर प्रिंटेड।
टिकट के पीछे की तरफ, आगे की तरफ क्या लिखा हुआ था, वो डेस्टिनेशन कहां से कहां ले जाया जा रहा है, और टिकट के पीछे की तरफ कुछ स्पेशल टर्म्स और कंडीशंस दी गई थी। ऑन द बैक ऑफ द टिकट सर्टेन स्पेशल टर्म्स वर प्रिंटेड, one of which excluded the liability of the company for loss, injury or delay to the passenger, कि जर्नी के दौरान पैसेंजर को कोई भी लॉस हुआ हो, कोई भी इंजरी हुई हो, कोई भी डिले हुआ हो उसके, और डिले टू द पैसेंजर और इस लगेज या उसके लगेज को नुकसान हुआ हो, तो फिर कंपनी जो कि उस स्टीमर, उस जहाज की मालिक थी, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी एक्सक्लूड करने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ था कि हाँ, आपकी या आप पैसेंजर को या पैसेंजर के सामान को कोई भी नुकसान होता है, इंजरी होती है या फिर डिले होता है हमें पहुंचने में, तो हमारी कंपनी उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। ये सब कहाँ लिखा था, टिकट के पीछे, ठीक है। टिकट के पीछे ऐसा कुछ है, या क्या ये आपको पहले बताया गया था कि कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस भी बन जाती है। टिकट एक बार काट दिया गया और टिकट आपको हैंड ओवर कर दिया गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में आप ये सब बातें बोल रहे हो कि भैया आपको कोई भी लॉस हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा, डिले, टिकट आपको दिया, कोई गलती है आप देख लीजिए, टिकट में हमें बता दीजिए, हम फिर से सही कर देंगे, ये सही है ना जो हमने दिया, ओके। क्या आपने टिकट के पीछे कुछ ऐसी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है, उनके प्रति सामने वाली पार्टी का ध्यान आकर्षित किया था क्या? नहीं किया था। तो क्या अब वो उस पर बाइंडिंग होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। द प्लेंटिफ नेवर लुक्ड एट द बैक ऑफ द टिकट एंड नो वन टोल्ड हिम टू डू सो। ना तो किसी ने बोला भैया पीछे देख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय पीछे देख लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ना उसने पीछे टिकट के पीछे देखा। एंड द फ्रंट ऑफ द टिकट बोर नो रेफरेंस टू द बैक। कई बार टिकट्स पे आगे क्यों लिखा हुआ होता है प्लीज सी बैक, प्लीज सी बैक, यानी कि वो आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उसकी तरफ कि आप पीछे देखिए। क्यों पीछे देखिए? पीछे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है, इसलिए देखिए। यदि आपने केवल उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी यदि ये लिख दिया ना प्लीज सी बैक ऑफ द टिकट, तो भी वो अपने आप में सफिशिएंट है। भले ही उसने पीछे नहीं देखा हो, भले ही उसने नेक्स्ट दबाने से पहले स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ी हुई हो, तो भी वो उस पर एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। उसी तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय या उससे पहले उनका ध्यान आकर्षित करना है टुवर्ड्स दी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो प्लीज सी बैक, यस, इतना भी लिख दिया होता तो बहुत होता। सो नो रेफरेंस टू द बैक, टिकट बोर नो रेफरेंस टू द बैक, और टिकट के आगे कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि आप कृपया पीछे देखिए। द प्लेंटिफ्स लगेज वॉज लॉस्ट इन द शिपरेक caused by the fault of the company's servants. Yes, और इस दौरान प्लेंटिफ का पार्टी का लगेज was lost, गुम गया, caused due to fault of company's servants. अब उसने क्लेम किया डैमेजेस अपने लॉस के लिए, ठीक है, बात लड़ाई तक पहुंची, कोर्ट में गए। It was held that the plaintiff was entitled to recover his loss because as there was not sufficient communication of the terms and conditions contained on the back of the ticket. Yes, contained on the back of the ticket. सामने वाले का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय या उससे पहले ही करना पड़ता है। ध्यान आ रहा है ये पॉइंट? यस, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही करना पड़ता है या बनाते समय, और स्पेशल कंडीशंस की तरफ ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। तो स्पेशल कंडीशंस कहाँ दी हुई थी? पीछे दी हुई थी। उन पीछे दी हुई थी, मेरे को थोड़ी पता है यार टिकट के पीछे दी हुई थी, कम से कम इतना लिखा होता ना, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया होता, सी बैक। यदि सी बैक भी लिख दिया होता तो फिर बहुत था। अब उस बॉल उसके पाले में चली जाती है कि वो उसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसकी टेंशन। यदि आपने सी बैक भी लिख दिया तो इट इज सफिशिएंट कि आपने ध्यान आकर्षित कर लिया, टाइमली ध्यान आकर्षित कर लिया। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 1 क्या था कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स में? इफ द एक्सेप्टर और प्रोमिसी हैड नो नॉलेज ऑफ स्पेशल टर्म्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द एक्सेप्टर। ठीक है, दे आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द एक्सेप्टर। पॉइंट नंबर 2,
इफ द एक्सेप्टर और प्रोमिसी हैड द नॉलेज, पूरी बात डिटेल में डिस्कस करिए, और मे बी प्रिज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज, यानी कि नेक्स्ट आई हैव अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्लिक किया, भले ही आपने पढ़ी नहीं हो, आपने सी बैक उसने टिकट के आगे छाप दिया हो, भले ही आपने पीछे नहीं देखा हुआ हो, ये प्रिज्यूम्ड का मतलब समझ में आया, अज्यूम कर लेंगे। इफ द एक्सेप्टर और द प्रोमिसी had the knowledge or may be presumed to have the knowledge because a reasonably sufficient notice has been given to him by suitable words on the document। ये इतनी बड़ी लाइन का क्या मतलब है? Because a reasonably sufficient notice has been given to him by suitable words on the documents। Simply मैं इन दो लाइनों के लिए लिखूंगा see back, रीजनेबली सफिशिएंट नोटिस बता दिया ना उसको कि भैया हाँ, ऑफ द स्पेशल टर्म्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म्स आर बाइंडिंग अपॉन द एक्सेप्टर वेदर ही हैज रेड देम और नॉट इज इमटेरियल। यस, या तो एक्सेप्टर को उसकी नॉलेज है या फिर प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसको नॉलेज है, बिकॉज क्योंकि एक रीजनेबली सफिशिएंट नोटिस, आपने इतना सा उसका ध्यान आकर्षण कर लिया कि प्लीज सी बैक, ठीक है, तो फिर स्पेशल टर्म्स के लिए प्लीज सी बैक बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉइंट तो हम जानते ही हैं। द टर्म्स विल बी बाइंडिंग अपॉन द एक्सेप्टर whether he has read them or not is immaterial, चाहे उसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, आप अब कोई गलती बार हो गए। यस, जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले बस टिक मार्क कर दिया कि हाँ मैंने समझ लिया, भले ही आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये आपका लुकआउट है, वो आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाएंगी। अब द लीडिंग केस ऑन द पॉइंट इज पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड कंपनी। केस में हुआ क्या ये समझने की कोशिश कीजिए, ये आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इस केस में क्या हुआ था, एक बंदा था पी, पैसेंजर था, ही डिपॉजिटेड हिज बैग एट द क्लॉक रूम एट अ रेलवे स्टेशन। क्लॉक रूम होता है ना जहां थोड़े समय के लिए ठहरा जाता है, यस, वेटिंग रूम टाइप, एंड रिसीव्ड अ टिकट कंटेनिंग ऑन इट्स फेस ऑफ द वर्ड्स सी बैक, पीछे देखिए, उस पे आगे लिखा हुआ था टिकट पे, ठीक है, और वो टिकट पे भी पीछे लिखा हुआ था, और वो क्लॉक रूम में गया, रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में। ऑन द बैक ऑफ द टिकट देयर वाज अ कंडीशन दैट जो भी कंपनी ट्रेवल करा रही है, इट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पैकेज एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ £10, यानी कि उसने अपनी मैक्सिमम लाइबिलिटी कितने उसके लिए फिक्स कर ली, £10 की फिक्स कर ली, अनलेस एक्स्ट्रा चार्ज वॉज पेड, कि मैं आपकी ज्यादा वैल्यू के सामान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगी। कंपनी ने बोला, ट्रैवल कराने वाली कंपनी ने, कि मैं आपकी ज्यादा सामान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लूंगी, बशर्ते आप उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा थोड़े से इंश्योरेंस चार्जेस जैसा कुछ पे कर देवे, ठीक है। तो और इस बाबत एक तो टिकट के पीछे भी छापा भैया, आगे भी छापा सी बैक में पीछे ये कंडीशन दी हुई थी, और वो बंदा कहाँ रुका था टिकट लेने के बाद में, क्लॉक रूम में। उसने अपना क्लॉक रूम में भी वहां पर डिपॉजिट किया था अपना बैग, पी डिपॉजिटेड हिज बैग एट द क्लॉक रूम एट अ रेलवे स्टेशन एंड रिसीव्ड अ टिकट कंटेनिंग ऑन इट्स फेस द वर्ड्स, यानी कि उसने अपना सामान क्लॉक रूम में जमा कराया, क्लॉक रूम से उसको एक टिकट मिला, आप अपना सामान तो हमारे यहाँ जमा करा रहे हैं, लेकिन इस एक तो सबसे पहले टिकट, ये आपके सामान की पावती रसीद, प्लीज सी बैक, हम आपके सामान के लिए £10 से ज्यादा जिम्मेदार नहीं होंगे, बशर्ते आप हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, रीजनेबल चार्जेस पे नहीं कर देते। और दूसरा, जिस क्लॉक रूम में वो अपना सामान जमा कराने के लिए गया था, उस क्लॉक रूम की दीवार पे भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक नोटिस लगाया था, और नोटिस टू द सेम इफेक्ट was hung up in the clock room। इसी बाबत उन्होंने क्लॉक रूम में एक की दीवार पे भी एक ऐसा नोटिस टांग रखा था, सेम बात कहते हुए। तो दूसरा काम भी कर दिया उन्होंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। यस, अब हुआ क्या, पीस बैग वाज लॉस्ट, ही क्लेम्ड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लॉस्ट बैग व्हिच वाज एज पर हिम
£24। अब आगे केस में पूछा गया क्या आपको स्पेशल टर्म्स की एंड कंडीशंस की नॉलेज थी, तो क्लॉक रूम में भी पढ़ा था और रसीद देते वक्त भी उसके पीछे उसके आगे सी बैक लिखा गया था। तो पी ने कहा हाँ मुझे नॉलेज तो थी प्रिंटेड मैटर की, पर मैंने वो मैटर पढ़ा नहीं, बट डिनाइड हैविंग रेड इट। बात समझ में आई? हाँ ऐसा कुछ था तो सही, पर मैंने पढ़ा नहीं था। So it was held that even though he had not read the exemption clause क्या था कि कंपनी एग्जेम्प्ट होगी 10 पाउंड से ज्यादा के वैल्यू के लिए जब तक कि उसे चार्जेस एक्स्ट्रा पे नहीं किए जाते। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट कोर्ट ने क्या बोला, इवन दो P has not read the exemption clause, he was bound by it, क्योंकि जो डिफेंडेंट थे, जो ट्रैवल कंपनी चला रहे थे, रेलवेज को चला रहे थे, विदेशों में क्या होता है बेटा, विदेशों में प्राइवेट रेलवेज भी चलती है। अब तो इंडिया में भी आने की बातें होने लग गई हैं, कंपनियां चलाती हैं। ठीक है, तो अब एज द डिफेंडेंट्स हैड डन व्हाट वाज रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव हिम नोटिस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, किसकी एग्जिस्टेंस, ऑफ द स्पेशल टर्म्स, उनका कम्युनिकेशन रीजनेबली उसका ध्यान आकर्षित किया गया था। And therefore P was entitled to recover only £10, उससे केवल 10 पाउंड का ही हर्जाना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने आपका ध्यान रीजनेबली एक नहीं दो तरीके से आकर्षित करने की कोशिश की है। एक तो जहां आप अपना क्लॉक रूम में सामान जमा कराने के लिए गए, वहां पर उन्होंने दीवार पे भी टांग दिया और टिकट पे भी आगे लिखा सी बैग। अब आपने कुछ नहीं बोला, आपका ध्यान आकर्षित किया गया है, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय भी किया गया है। तो अब भले ही आपने नहीं पढ़ा, आपने चूंकि उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया है, वो चीजें भी आप पे बाउंड हो जाएंगी। यस, ये 2 पॉइंट समझ में आए कि एक तो कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स है, ये लिखने हैं आपको अपने नोट्स में अलग से। पॉइंट नंबर 1, यस ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 ये वाला पॉइंट, ये भी आपको, और छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में ये एग्जांपल्स भी मेंशन करने हैं। ये सब याद रखने में काम आएगा। यदि खुदा न खास्ता इस पॉइंट पे कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो उस समय आप मुझे याद करेंगे। ठीक है, अब कई लोग यार एक स्टेप और आगे बढ़ गए। क्या बोले कि यार आपने जिस लैंग्वेज में प्रिंट किया था वो हमें समझ ही नहीं आ रही थी, हम तो वो लैंग्वेज जानते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप साउथ में जा रहे हैं, आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं और आप साउथ इंडिया में जा रहे हैं, वहां से कोई आपने टिकट लिया, कुछ भी लिया, जनरली वहां पर कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में प्रिंटेड हुई भी चीजें होंगी। तो लोगों ने ये भी बोला, देखो वो अपनी जगह वैलिड होंगे अपना ये कंटेंशन देने में कि यार मैं तो वो लैंग्वेज समझता ही नहीं हूं। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा। अगेन वेयर द टर्म्स आर प्रिंटेड इन अ लैंग्वेज विच द एक्सेप्टर डज नॉट अंडरस्टैंड। लोगों ने कहा ना यार साउथ इंडियन लैंग्वेज हमें नहीं आती, भारत इतना विशाल देश है, आप सारी लैंग्वेजेस नहीं जान सकते। ठीक है, नंबर 1। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला भैया हम इलिटरेट हैं, हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है। यस, कुछ लोगों का कंटेंशन ये भी आता था। तो उस कंडीशंस में क्या होगा देखते हैं। अगेन वेयर द टर्म्स आर प्रिंटेड इन अ लैंग्वेज व्हिच द एक्सेप्टर डज नॉट अंडरस्टैंड, he cannot set up this fact as a reason for not being bound by the terms। वो इस प्ली को PLEA प्लिया यानी कि वो इस कंटेंशन को, यानी कि वो ये बात को काम नहीं ले सकता। So he cannot set up this fact as a reason for not being bound by the terms, वो ना नहीं कर सकता, provided his attention is drawn to them by suitable words on the document। यानी कि डॉक्यूमेंट के आगे सी बैक या कुछ लिखा हुआ है वो सफिशिएंट है। अब आप उन भाषाओं को नहीं समझते हो या फिर आप अनपढ़ हैं, तो ये अब सामने वाली पार्टी का जिसने वो टर्म्स एंड कंडीशंस जारी करी है उसका हेडेक नहीं है बेटा। बात समझ में आई? बस आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां कुछ लिखा हुआ है तो वो सफिशिएंट है। क्यों? इट इज द एक्सेप्टर्स ड्यूटी टू आस्क फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द टर्म्स बिफोर ही इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग द ऑफर।
तुम किसी चीज पे एग्री कर रहे हो, तुम्हें उसका मीनिंग ही पता नहीं है, फिर भी तुम अग्री कर रहे हो, तो तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी क्या कि तुम उन चीज को समझो, किसी से पूछ के ट्रांसलेट कराओ, समझो और फिर एक्सेप्ट करो। आ गया लॉजिक समझ में? यस। एंड इफ ही डिड नॉट आस्क ही मस्ट सफर फॉर हिज इग्नोरेंस। आपने इग्नोरेंस दिखा दी, उन्हें समझने की चेष्टा ही नहीं करी उन टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो अब आप सफर कीजिए अपनी इग्नोरेंस के लिए। सिमिलरली द एक्सेप्टर कैनॉट प्लीड दैट ही वॉज इलिटरेट। वो ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं समझता ये लैंग्वेज, या फिर मैं तो अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, या फिर मैं ब्लाइंड हूं। ठीक है, वो ये भी प्लीड नहीं कर सकता है, प्रोवाइडेड द नोटिस इज रीजनेबली सफिशिएंट फॉर द क्लास ऑफ पर्संस टू विच ही बिलोंग्स, फॉर द क्लास ऑफ पर्संस टू विच ही बिलोंग। तो कहने का मतलब ये है, एक्सेप्टर चाहे उस लैंग्वेज को नहीं समझता हो, एक्सेप्टर चाहे इलिटरेट हो, एक्सेप्टर चाहे ब्लाइंड हो, तो फिर उन केसेस में आप एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को या तो ट्रांसलेट करा लें या किसी से समझ लें कि आप क्या चीज एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। बात समझ में आई, और वो आपके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल होंगी यदि उनका ध्यान, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ऑफरर ने कुछ बात लिख दी है, लाइक सी बैक देयर आर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस। दीवार पे कुछ बड़ा बड़ा टांक दिया है, आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जा रहा है। और वही बात जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस become binding as part of the contract only if they are brought to the notice of the acceptor before or at the time of making the contract. A subsequent communication will not bind the contracting party unless he has assented thereto. बाद में आपने कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में उस तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी सामने वाली पे वो बाइंडिंग नहीं होगी जब तक कि वो फिर भी उन्हें मानने के लिए हाँ नहीं कर दे। आइए एक केस देखते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि ओली एंड हर हस्बैंड, एक हस्बैंड वाइफ थे, दे हायर्ड अ रूम एट अ होटल एंड पेड फॉर अ वीक्स बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यानी एक हफ्ते का पैसा एडवांस में दे दिया। अब जब वो अपने रूम में गए, व्हेन दे वेंट टू ऑक्यूपाई द रूम, रूम में नोटिस लगा हुआ था ऑन वन ऑफ द वॉल्स, जिसमें एक क्लॉज लिखा हुआ था, द प्रोपराइटर विल नॉट होल्ड देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो होटल के मालिक थे वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे फॉर द आर्टिकल्स लॉस्ट और स्टोलन, जो भी आपका सामान गुम गया है या जो चोरी हो गया है, अनलेस हैंडेड टू द मैनेजरेस फॉर सेफ कस्टडी, जब तक कि आपने उसे मैनेजर जो है इस होटल की उसे सेफ कस्टडी के लिए नहीं दे दिया, तो हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, आपका कुछ भी सामान घूमता है या चोरी हो जाता है। लेकिन बेटा बोर्डिंग लॉजिंग हो गई, आपने सब कुछ दिखा दिया, बोर्डिंग लॉजिंग कर दी, पैसे ले लिए, उसके बाद में आप उन्हें ये टर्म्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में, दीवार पे जब वो होटल के रूम में पहुंचे हैं तो एक दीवार पे ये सब लिखा हुआ है। Owing to the negligence of the hotel staff, एक चोर कमरे में घुस गया, a thief entered the room and stole some of their property, और उनकी कुछ कीमती चीजें चुरा ले गया। The owner of the hotel was held liable since the notice formed no part of the contract. क्यों at the time of making the contract या before making the contract communicate नहीं किया गया था, बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में कम्युनिकेट किया गया था। So as it came to the knowledge of the plaintiff after the contract has been entered into, ये बात समझ में आई? यस, बात समझ में आई अभी तक का कंसेप्ट। तो आप ये कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स में पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये अगेन ये जो है इसको तीसरा पॉइंट मान लीजिए कि यदि जो एक्सेप्टर है वो इलिटरेट हो, ब्लाइंड हो, या उस लैंग्वेज को नहीं समझता हो, वो वाला केस। यस, ये सब नोट डाउन कीजिएगा। अब कई बार क्या होता है, फाइनली ये फोर्थ नंबर पॉइंट, फाइनली वी मस्ट नोट दैट इवन वेयर एडिक्वेट नोटिस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस इन अ डॉक्यूमेंट हैज बीन गिवन, जहां पर
पूरा अच्छे से नोटिस दिया गया है सारी टर्म्स एंड कंडीशंस का डॉक्यूमेंट में, फिर भी द डॉक्ट्रीन ऑफ फंडामेंटल ब्रीच एंड स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन प्रोटेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी फ्रॉम द अनरीजनेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वाइड एंड स्वीपिंग एग्जेम्पशन क्लॉजेस। सबसे पहले तो समझिए ये क्या चीज होती है। डॉक्ट्रीन किसे बोलते हैं? डॉक्ट्रीन एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ को बोलते हैं। नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, डॉक्ट्रीन इज इक्वल्स टू एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। साइंस का एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या आप उसे चैलेंज करके वापस प्रूव करने की जरूरत है? क्या नहीं करने की जरूरत है। उसी तरीके से डॉक्ट्रीन लॉ में मतलब कहलाता है एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज डॉक्ट्रीन, ठीक है, जिसे बार बार टेस्ट किया जा चुका है, अब उसे फर्दर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो लॉ में एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। तो अब आपको बहुत सारी अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दौरान बहुत सारी डॉक्ट्रीन्स पढ़नी पड़ेगी। यस, लाइक डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन वगैरह वगैरह। तो डॉक्ट्रीन वर्ड का मतलब समझ में आ गया। अब ये डॉक्ट्रीन को याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, मैं इसका मतलब समझा देता हूं आपको सीधा। We must note that even where adequate notice of the terms and conditions in a document has been given, जहां पर सी बैक या दीवार पे टांग के आपका ध्यान कॉन्ट्रैक्ट की उस स्पेशल टर्म्स के प्रति आकर्षित कर लिया गया है, लेकिन वो टर्म क्या है, वो इतनी अनरीजनेबल कॉन्सिक्वेंसेस है उस टर्म के, इतनी अनरीजनेबल टर्म है, ठीक है, जो अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहा है, उसने ऐसी खतरनाक अनरीजनेबल क्लॉजेस डाल दिए हैं, तो फिर ये जो डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ फंडामेंटल ब्रीच, यानी कि जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल रूट कॉज है, उसी से दूसरी इनोसेंट पार्टी को डिप्राइव या मरहूम कर देती है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट से, तो वो मानी नहीं जाएगी। छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, अभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि जहां पर भले ही आपका ध्यान आकर्षित कर लिया हो कॉन्ट्रैक्ट बनते समय या कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, लेकिन जिस टर्म्स एंड कंडीशंस की प्रति आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस अपने आप में बहुत ही अनरीजनेबल है दूसरी पार्टी के लिए, तो वो मानी नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्राई क्लीनर था भैया, ड्राई क्लीनर ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डाली कि आपका कपड़ा ड्राई क्लीन करते वक्त यदि मुझसे खराब हो जाता है या घुम जाता है, तो मैं जो आपसे क्लीनिंग चार्जेस ले रहा हूं, मैक्सिमम उसके 8 टाइम्स ही उस कपड़े की कॉस्ट बेयर करूंगा, भले ही वो कपड़ा कितना भी महंगा क्यों ना हो। भाई आप जब ड्राई क्लीन में कपड़े देते हैं, फॉर एग्जांपल सूट देते हैं या लेडीज अपना कुछ सूट देती हैं, मान लीजिए उसकी आज चलते हाथ भी कीमत 5,000 या 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए अपन उसकी कीमत मान लेते हैं, बहुत अच्छी साड़ी या सूट या जो भी दिया है, इट इज वर्थ 10,000 रुपीज। क्लीनर इज टेकिंग द चार्जेस ऑफ 100 रुपीज पर क्लॉथ टू ड्राई क्लीन इट, ठीक है, यानी कि क्लीनर ने ऐसा एक सामने सी बैक लिख दिया, पीछे कंडीशन डाल दी, आपके कपड़े को मेरे से कुछ हो जाता है तो मैंने जो क्लीनिंग चार्जेस लिए हैं, मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम उसके 8 टाइम जितनी ही होगी, यानी कि मेरी लायबिलिटी मैक्सिमम 800 रुपए जितनी होगी। कहाँ कपड़ा 10,000 का, कहाँ आप अपनी लायबिलिटी 800 रुपए पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही अनरीजनेबल टर्म्स है। तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय या कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर लिया गया है, लेकिन वो टर्म इतनी अनरीजनेबल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस को ही फंडामेंटली ब्रीच कर देती है। अब कपड़ा जिस लिए पर्पस से दिया था वो पर्पस भी गया, क्लीनिंग भी गई, कपड़े का फायदा भी नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पर्पस ही उसने बिगाड़ दिया इस अनरीजनेबल सी टर्म ने। तो इट इज हेल्ड दैट ये जो ऐसी अनरीजनेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनका कोई, या एग्जेम्पशंस आप डाल रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, भले ही आपने पहले ही ध्यान आकर्षित कर लिया हो, उसके बावजूद। बात समझ में आई? सो दिस इज all for today's class and all for the chapter of offer and acceptance.
जो आपके नोट्स में पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग देम वन बाय वन। अपनी अगली क्लास से मैं वो डिस्कस करना चालू कर दूंगा आपके साथ में। इन द मीनवाइल आई होप आप में से काफ़ी लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग नोट्स भी अपने मैसेज कर रहे हैं। सो लेट्स होप कि अब आप एक एक करके आपके कंसेप्ट्स बिल्डिंग बननी चालू हो गई है, अब चालू कर देंगे। नींव जो थी जितनी मजबूत, बहुत समय लगा के आपकी नींव डेवलप करी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और बहुत अच्छे से मजबूती से बार बार रिपीट करके, पानी पिला के, उसकी तराई करके बहुत अच्छे से आपकी जो नींव है वो डेवलप करी है। अब बिल्डिंग बहुत मजबूत और खूबसूरत बननी चाहिए। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन एंड आंसर्स देखना चालू करेंगे। ऑल द बेस्ट।